नमस्कार दोस्तों। बात उन दिनों की है जब मैं 2 साल पहले मेरे मायके गई थी मेरे भतीजे की शादी अटेंड करने के लिए। तो शादी अटेंड करने के लिए जब भी जाना था तभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं था और मेरी तबीयत पता नहीं ठीक नहीं थी और बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था बहुत वीकनेस लग रही थी कि ऐसा लगे कि बस लेट आ जाए बस। लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ऐसे ही कोई नॉर्मल सी वीकनेस होगी और हम लोग शादी में गए, शादी अटेंड की और मुझे करीब 3-4 साल से ऐसा हो रहा था कि बारिश के एंड में और सर्दियों की शुरुआत यानी सितंबर अक्टूबर के आसपास बहुत तेज़ खांसी होती थी और वो खांसी बहुत जानलेवा थी। और किसी भी कितने 4-4 सालों तक हम लोगों ने वो सितंबर से मार्च तक रहती थी, यानी 6 महीने रहती थी। और कितनी भी दवाइयाँ कराओ लेकिन उसका कोई कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। और वो अपने आप तो मार्च अप्रैल में बंद हो जाती थी, यानी गर्मी आने के दौरान। तो सितंबर अक्टूबर में जैसे मॉइस्चर बन जाता है तब वो खांसी शुरू होती थी, तो मार्च अप्रैल में यानी थोड़ा गर्म होने पर बंद हो जाती थी। अब हम लोगों ने जब हम लोग शादी में गए तो मेरे पेरेंट्स को पता था, तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम ऐसे करो, तुम्हारे पापा की दवाई हम लोगों ने खांसी की दवाई यहाँ से कराई बीमे के दवाखाने से, तो तुम वहाँ पे दिखा दो, तो तुम्हारे बैठे जाएगी। मैंने सोचा ठीक है। मैं हम लोग 2-3 दिन के लिए थे शादी में। शादी और रिसेप्शन के दिन बीच में एक दिन खाली था, तो मैं मायके चली गई और मैंने भाभी के साथ जाके बीमे के दवाखाने में गए हम लोग और मैंने टेस्ट करवाया। टेस्ट में सबसे पहले तो वो लोग ब्लड टेस्ट ही करते हैं कि खांसी आने का कारण क्या है, क्यों आपको इतनी खांसी आती है। मैंने पुराना रिकॉर्ड भी लेके गई थी, अपनी फ़ाइल लेके गई थी कि मैंने इतनी इतनी दवाइयाँ खाई है, तभी भी कुछ हो नहीं रहा। तो पहले उन्होंने ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा। ब्लड टेस्ट जैसे ही करवाने के लिए गए तो वहीं पे तुरंत ही दिख जाता था कि टेस्ट में कि कितना हीमोग्लोबिन का कितना प्रमाण है, कितने परसेंटेज है। तो मेरा ब्लड टेस्ट का परसेंटेज 3 आया। तो उसने दोबारा किया, 2 बार 3 बार, लेकिन हर बार वो उसका जो परसेंटेज था 3 ही आता था। तो वो लोग डर गए कि 3% हीमोग्लोबिन में तुम यहाँ खड़ी कैसे हो। और मुझे भी जब पता चला, क्योंकि 12 से 15 एक ये रहता है, उसका प्रमाण रहता है कि हीमोग्लोबिन इतना प्रमाण रहना चाहिए एज के हिसाब से। तो ये 3 यानी आधा भी नहीं है, तो तुम कहाँ से ट्रैवल कर रही हो, कहाँ खड़ी हो। और ये एक मेरे भी मन में मैं एकदम चकरा गई। और बाद में हम लोग घर में आए, मेरे हस्बैंड को मैंने बताया। नेचुरली वो अपने भतीजे की शादी थी तो वहीं थे वो ससुराल में। मैंने उनको बताया, वो भी बहुत टेंशन में आ गए। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग दूसरी लैब से टेस्ट करवाते हैं। दूसरी लैब से टेस्ट करवाया कुछ टाइम के बाद में, तो दूसरे टेस्ट का रिपोर्ट आया तो 4.5 के करीब था कुछ, तो वो भी कोई रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं था। हम लोगों ने अब सोचा कि इतना कम हीमोग्लोबिन है, क्या कारण है। कोई खांसी की वजह से इतना हीमोग्लोबिन कम हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है फिज़िकली कुछ। तो हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि आप लोग खांसी है तो आप एक्सरे करवाइए। फेफड़ों में जो सूजन थी मुझे फेफड़ों में, और उसके बाद में कॉफ़ वगैरह का तो कुछ भी नहीं था, लेकिन नहीं, रिब्स में सूजन थी और जिसकी वजह से हार्ट में भी थोड़ा सूजन थे, ऐसे वो लोग बोल रहे थे। अब ये सब सुन के ना हम लोगों को तो मुझे तो बहुत डर लग गया। मैं बोली मैं तो नॉर्मली खांसी की दवाई लेने आई थी और ये सब कहाँ से झंझट में पड़ गई मैं। और जब निकले हम लोग वहाँ से, सब पता चला। ब्लड टेस्ट अलग से फिर से करवाया कि कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, तो आयरन का टेस्ट करवाते हैं। आयरन का टेस्ट कराया। अब आयरन के टेस्ट में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी लगी। आयरन की इतनी कमी थी तो फिर उन्होंने कहा कि आप गायनेक से सजेस्ट कीजिए, गायनेक को बताइए, आप अपना कौन सा गायनेक है उसको दिखाइए, क्योंकि ये उसका ही केस है अभी। तो हम लोग फिर वापस अपने जहाँ मेरे हस्बैंड की जॉब है वहाँ पर हम लोग अपने घर आ गए और हम लोगों ने मेरे जो गायनेक थे प्रॉपर जो रेगुलर, उनको दिखाया, रिपोर्ट दिखाया आयरन का और खांसी वगैरह का जो भी था बताया उनको। उन्होंने कहा सोनोग्राफ़ी करानी पड़ेगी। सोनोग्राफ़ी कराने के बाद तो बहुत अचंभित हो गए हम लोग। सोनोग्राफ़ी में मेरी यूट्रस पूरा यानी
बहुत थिन हो गई थी और सिर्फ 2 ही महीने के अंदर अंदर उसको ऑपरेट करना ज़रूरी था, यूट्रस निकालना ज़रूरी था, अदरवाइज़ केस हाथ का नहीं रहता था, ये सब उन्होंने कहा। और सही में यानी मेरा वो एग्जैक्टली वो टाइम आ गया था, लेकिन ये कैसे कब हुआ वो पता ही नहीं चला। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब ये सब जो इतना हीमोग्लोबिन डाउन हुआ उसके लगभग 15-20 दिन पहले मुझे माहवारी जो आती थी वो रेगुलर नहीं थी। 15-20 दिन नहीं, लेकिन वही साल में मेरा शायद मेनोपॉज का टाइम चालू था, तो कंटिन्यू 15 दिन मेरा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग था। और उसके बाद में जैसे तैसे करके भी मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो ये सब फेस करना ही रहता है, लेकिन ये पता नहीं था कि इतना हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा और आयरन की कमी और इतना सब कि ऑपरेशन करने की, सर्जरी करने की नौबत आ जाएगी। अब ये जब पता चला एकदम से ही जैसे पहाड़ टूट गया, क्योंकि मैं तो इंजेक्शन से भी डरती थी और मैं सर्जरी करने की ज़रा भी यानी फेवर में नहीं थी। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा था कि बिल्कुल वार्निंग जैसा था कि आपको ये अभी ऑपरेट करना ही पड़ेगा, बस इतना ही टाइम है, इतने टाइम में आप लोगों को, मेरे को टाइम ही दे दिया गया था। हम लोगों ने उस डॉक्टर के अलावा और 1-2 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, जिसमें मेरे हस्बैंड के दोस्त भी थे। उन्होंने भी कहा कि हाँ, अब तुम 1.5-2 महीना टाइम ले सकते हो, लेकिन आयरन की कमी और ये सब था, तो हमने फिर ये कहा कि चलो भाई, मेंटली प्रिपेयर हो गए हम लोग कि चलो ऑपरेशन तो करवाना है, सर्जरी करवानी है, तो अब किस तरह से करवाना है और उसके लिए क्या प्रिपरेशन, क्या करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने सोच लिया कि मेरे मायके में के सिटी में ही जाके हम लोग उनके घर के पास ही जो हॉस्पिटल है वहीं पर एडमिट होके ऑपरेशन करवाएंगे। और क्योंकि हम लोग पति पत्नी दोनों घर में थे, तो घर में कोई लेडीज़ चाहिए ऐसे जो सर्जरी हुई उसके बाद में केयर करने के लिए। तो मेरे मायके को ही सजेस्ट किया कि भाई हम लोग भी मायके में ही जाएंगे और मैं वहाँ ये सर्जरी करवाऊँगी। डॉक्टर ने 2 ऑप्शन दिए, एक ओपन सर्जरी और दूसरी लेप्रोस्कोपिक। तो लेप्रोस्कोपिक में कुछ 4 टाँके लगाते हैं ये, और उसमें ओपन सर्जरी में तो उसका तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन बड़ा ऑपरेशन रहता है वो, उसमें रिकवरी में भी 4 से 6 महीने लग जाते हैं, ब्लीडिंग बहुत होता है और उसके बाद में उसके रिकवरी होने में टाइम लगता है, तो बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स रहती है। तो ये सब जानने के बाद में हमने सोचा कि मुझे लेप्रोस्कोपिक से ही हिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन करवाना है, और डेट वगैरह ले ली सब कुछ। और उसके बाद में सबसे पहले मेरी जो गायनिक थी, लेडी गायनिक थी, बहुत अच्छे से सजेस्ट किया। और हम लोग तो जैसे ही पता चला कि इतना डेंजरस है, तो हमने कहा भाई जैसे ही हो, जैसे जल्दी से रिमूव करो। तो लेकिन नहीं, जब हम लोग सोचते हैं ना कि भाई सर्जरी है तो कैसे भी करा लो फटाफट, ऐसे नहीं। और जब भी आपको बड़ी सर्जरी करवानी हो तो ध्यान रखना कि आपका हीमोग्लोबिन पूरा उसके परसेंटेज जितना पूरा उसका प्रमाण हो, 14, 15 या 12, जो उतने पूरे परसेंटेज उसके हीमोग्लोबिन के रहने चाहिए। हमें बीपी है, शुगर है, कुछ भी है तो वो भी हमें कंट्रोल में रहना चाहिए। उसके बाद में ही हम लोग अगर स्टेबल है तभी डॉक्टर ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करेंगे। और वैसे ही मुझे 1 महीने तक रिकवरी, यानी आयरन और जो हीमोग्लोबिन की कमी थी, मेरा 4.5 था बराबर, 4.5 हीमोग्लोबिन था परसेंटेज। तो मुझे रिकवरी के लिए कहा गया कि आप अपना हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बढ़ाओ, उसके लिए खाने पीने में लीफी वेजिटेबल्स लेना है, बीटरूट जूस, और फिर घी, दूध, खुराक बढ़ाना है हमारा, मुझे अपना खुराक बढ़ानी पड़ेगी। उस सब जैसे उसका टाइम टेबल ही बन गया। मैं सुबह उठते बराबर में जैसे ही जूस पीना है तो बीटरूट का जूस, पालक का जूस, फिर खाना खाया तो उसमें भी हरी पत्तेदार सब्जियां, मेथी है, चौलाई है, सारी हरी सब्जियां खाती थी, दूध पीती थी। और फिर हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ थी तो उसमें मल्टीविटामिन्स थी, आयरन थी, फॉलिक एसिड थी। और मुझे ज़्यादा वर्क नहीं करना था, रेस्ट करना था और हील होना था, क्योंकि मुझे आगे फिर बहुत बड़ा सर्जरी फेस करना था, तो मुझे अपने आप को बैलेंस होना था। तो ये सब होने के बाद में पूरा उन लोगों ने टेस्ट किया। 3 आयरन के जो रहते हैं सलाइन मुझे लगी, तो आयरन की जो बॉटल रहती है वो चढ़ती है,
तो उसके दौरान आप लोगों को उल्टी होती है और बहुत अनईज़ी सा लगता है। तो वो वो एक फ़ेज़ था। मैंने अलग अलग 10-10 दिन में 3 जो आयरन की बॉटल थी वो चढ़ाई मुझे। तो एडमिट होना पड़ता था 1-2 घंटे, फिर लेटे रहना पड़ता था क्योंकि एकदम से खड़े नहीं हो सकते। वो नॉर्मल जो सलाइन रहती है वैसा नहीं, ग्लूकोज़ का वैसे कुछ नहीं रहता, वो बहुत थोड़ा हैवी रहता है। तो मगज़ में सुन्नपन रहता लगता है और वॉमिटिंग जैसी होती है। और ये सब हो जाने के बाद में जब मैं पूरा मेरा हीमोग्लोबिन पूरा लेवल हो गया, मैं मेंटली प्रिपेयर थी, फिज़िकली प्रिपेयर थी और सब कुछ तय हो गया था, हॉस्पिटल भी तय हो गया था। इवन मेरे कौन सा रूम लेना है और हाइजीनिक है, बाथरूम, ये वो, नर्स, दवाइयाँ, खाने का सब टाइमिंग क्या है। और रूम भी दिखा अच्छा हम लोगों ने कि हवेदार अच्छा रूम है, जो कुछ भी मुझे अनईज़ी ना लगे। मुझे 2-3 दिन यहाँ निकालने थे, तो मुझे रेस्ट वहीं मिलना था जो एग्जैक्टली सर्जरी के बाद में। वो सब चेक करने के बाद में हम लोगों ने रूम में शिफ्ट हुए। मैं रूम में शिफ्ट हुई। उसके बाद में जिस दिन शाम को शिफ्ट हुई उस दिन खाना दिया, दूसरे दिन सुबह मुझे जूस दिया और ऑपरेशन के 6 घंटे पहले खाना पीना यानी पानी भी बंद कर दिया। और जब मैं एडमिट हुई थी तभी यहाँ पे उन लोगों ने वो जो सुई लगाई थी, उनका इंजेक्शंस, सलाइन्स, जो सलाइन लगाना वो सब शुरू हो गया था। और मुझे फिर ले गए वो लोग। तो 2-3 घंटे के बाद में, करीब 2-3 घंटे लगे और 2-3 घंटे के बाद में मुझे बाहर लाए। तब मैं थोड़ा सा कॉन्शियस थी। और एक बात, मेरा भले ही लेप्रोस्कोपिक से ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन मुझे लो बीपी की समस्या थी। मेरी मम्मी का भी इसी तरह से ऑपरेशन हुआ था। उनकी ऑपरेशन और उनका जो ऑपरेशन था वो ओपन सर्जरी थी, तो उनको बहुत टाँके लगे थे और उनमें उनको एनेस्थीसिया नहीं दिया था, लेकिन जहाँ पे ऑपरेशन करना है उस जगह को उन्होंने इंजेक्शन लगाया था, जिसकी वजह से वो सेंस नहीं था। उनके सामने ऑपरेशन हो रहा था, बस सिर्फ आगे पर्दा लगाया हुआ था, तो उनको काटने का, ड्रिल मशीन का, ये सब टाँके लेने का सारा कुछ आवाज़ आ रही थी। वो लोग बातें कर रहे थे सर्जन, तो उनकी भी आवाज़ें मेरी मम्मी को सुनाई दे रही थी। तो ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया था। तो तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इस तरह से तो मैं अपने सामने मेरा ऑपरेशन होता है मैं नहीं देख सकूँगी, मेरा भी पहलू हो सकता है। तो मुझे नहीं फेस करना था, ऐसा कुछ भी हो मैं नहीं चाहती थी। तो मैंने उन लोगों को पहले ही कह दिया था। वो लोग भी वैसे ही करने वाले थे, मुझे एनेस्थीसिया कुछ देने वाले नहीं थे, लेकिन मैंने तय कर उन्हें पहले ही बता दिया कि मुझे एनेस्थीसिया ज़रूर देना। जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मुझे होश नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं अगर डर गई तो मेरा लो बीपी हो जाएगा और फिर वो पता नहीं क्या होगा। तो उन लोगों ने मुझे मेरे कहने के बाद में ऑपरेशन के पहले मुझे एनेस्थीसिया दिया। अच्छा, एनेस्थीसिया के पहले यहाँ से तो हम लोग सोनोग्राफी में मेरा यूट्रस निकालने का बोल के गए थे। अब वहाँ फिर से एक बार सोनोग्राफी हुई एडमिट होने के बाद में, और वहाँ उन्होंने बताया कि मेरी दोनों ओवरीज भी ख़राब है, तो 2 या 3 साल के बाद में फिर से उनको निकालने के लिए अलग से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग एग्री है तो हम लोग ओवरीज भी अभी रिमूव कर लेते हैं यूट्रस के साथ साथ। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये बार बार जो आगे जाके भी वही होना है, तो हम लोगों ने उनको परमिशन दे दिया, एग्री, और हम लोगों ने सिग्नेचर किए और बिल्कुल मेरा यूट्रस के साथ में ओवरीज निकली। लेकिन ओवरीज निकलने के बाद में आप लोगों की उम्र जो रहती है, जो एग्ज़िट एज से 10-15 साल आप आगे बढ़ जाते हैं, यानी वो जो 10-15 साल के बाद में जो तकलीफ़ें होने वाली होती हैं वो पहले ही आने लगती है। हाई बीपी, ब्लड प्रेशर और शुगर और हाई बीपी और मोटापा, चश्मे लगना, ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये बिल्कुल यानी ईज़िली हो जाता है। तो और हम लोगों को वीकनेस भी इतनी रहती है, कोई भी इम्यूनिटी हमारी कम रहती है, कोई भी बीमारी रही तो फट से लग जाती है। तो ये उन्होंने पहले ही बता दिया था कि देखो अभी तुम ये जो ऑपरेशन करवाया ओवरीज निकल गई है तुम्हारी, तो अब तुम 10 साल या 15 साल आगे चलोगी। फेस जो रहेगा उसका भी फेस भी बहुत चेंज हो जाएगा, आपकी एज ज़्यादा लगेगी। हड्डियाँ कहीं भी गिरे पड़े तो हड्डी जल्दी टूटती है, और बालों को गिरना, ये सब। बालों का मैं बताऊँ आपको कि यूट्रस निकलने के बाद में लेफ़्ट साइड का ये साइड और इसके एग्ज़िट के पीछे का साइड, मेरा तो ये हुआ
ये होता ही होता है। तो ये पूरा यानी ऑपरेशन के बाद में जब मैं घर में आई तब एक टाइम ऐसा था कि बहुत सारे बाल झड़ रहे थे। मुझे लगा कि ये दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि पूरा इतना गुच्छा निकला पीछे से ऐसा, यानी वो जो यूट्रस रहता है वो कनेक्टेड रहता है यहाँ के पार्ट से। मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया क्योंकि मेरे हेयर लॉस बहुत थे और एक प्रॉपर एक पार्ट में नहीं है, तो फिर बाल बहुत ख़राब लगते हैं। तो मैंने जब भी कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपका हिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन हुआ तो वो निकल गया है यूट्रस, इसकी वजह से ये जो पार्ट है वो उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हेयर लॉस 100% होगा। ओके। फेस भी आपका बहुत यानी पूरा चेहरा यानी सुंदरता निकल जाती है पूरी, क्योंकि हम लोग 10-15 साल आगे चले गए ना, तो हम लोगों ने बहुत केयर करना है। उसके बाद में वेट बहुत बढ़ेगा। योगा, जो जिम है, एक्सरसाइज रेगुलर करना पड़ेगा। और उन्होंने तो मुझे दूध और घी खाने के लिए मना ही कर दिया। क्यों? क्योंकि दूध और घी खाओगी तो मोटी होगी। तो मैंने कुछ टाइम तक दूध घी खाना बंद कर दिया, और जब तक मैं रिकवर नहीं हो गई। और करीब 6 महीने, हाँ, जून 2022 में मेरा यूस्टेक्टमी का ऑपरेशन हुआ था। जनवरी फरवरी तक मुझे जहाँ पर वो होल किए हुए थे ऑपरेशन के लिए, वहाँ पर मुझे ऐसे एकदम से जैसे एकदम से छुरी मार दी हो ऐसा, तो कभी दिन में 1-2 बार 3 बार ऐसे झटके से ऐसे दर्द होता था वो, बस उतना ही। तो ये होगा तो उसमें भी डरने की बात नहीं है। मैं मेरा एक्सपीरियंस पूरा इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को भी ऐसा हो रहा है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। सर्जरी के 1-1.5 महीने के बाद में तो मुझे डॉक्टर को, मेरे जो गायनिक थी उनको फ़ोन करने की भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। सर्जरी होने के बाद 1.5 महीने जितना हम लोगों को प्रिकॉशन लेना है, पति पत्नी में संबंध नहीं बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बड़ा सर्जरी है ये, तो हम लोगों ने ये बहुत ध्यान रखना है। खाने पीने में ध्यान रखें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, बीटरूट, पालक, सैलड्स जो है वो ज़्यादा लें। हीमोग्लोबिन का अपना ध्यान रखें, बीपी और शुगर। अच्छा, ऑपरेशन के तुरंत बाद हम लोगों को बहुत मेंटली हम लोग है ना बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार बन सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि बहुत लाइटली कूल माइंड से रहें, कोई भी टेंशन ले नहीं, दिमाग पे शांत अपना नेचर रखें, प्राणायाम करें, योगा करें। डेली आप अपने आप को जैसे आप शांत बनाए रखें अपने मन को, क्योंकि मुझे भी डिप्रेशन का अनुभव हुआ था, बहुत तकलीफ़ हुई मुझे, लेकिन मैंने अपने आप को रिकवर कर लिया और मैं नॉर्मल हो गई। तो लेकिन जब जिनको डिप्रेशन होता है उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, और वो फेस नहीं कर पाते, ना बता सकते हैं किसी को, और जिनको भी बताते हैं वो समझ भी नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखना कि आप लोग बहुत मेंटली भी आप लोग प्रिपेयर रहना, स्ट्रॉन्ग रहना ऑपरेशन के बाद में। दूसरा, आप लोगों को कब्ज़ ना हो ये ध्यान रखना ऑपरेशन होने के बाद 6-8 महीने थोड़ा ध्यान रखना, 4-6 महीने। और बहुत ज़्यादा प्रेशर या ऐसा कुछ वज़न नहीं उठाना है हमें 6 महीने तक। ओके। वेट गेन होता है तो एक्सरसाइज करनी है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है 100%, बहुत केयरफुली। अच्छा, गायनिक देखें, अगर आप लोगों को थोड़ा ज़रा सा भी डाउट लगता है तो दूसरा ऑप्शन देखें, और बने तब तक अपनी फैमिली के पास में ही है जो केयर कर सकते हैं उनके यहाँ ही ऑपरेशन करवाएं अच्छे डॉक्टर के पास, कि जहाँ आपको पूरा पूरा रेस्ट मिले, मेंटली फिज़िकली आप पूरा हील हो सके। ठीक है, ज़रूर आप केयर करें अपनी। थैंक यू।